तमाम तरह के फंडामेंटल राइट आपको दिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर जो 35 तक आप पढ़ते हैं, जिसमें मूल अधिकार बहुत सारे हैं। समानता का अधिकार है, 14 में, 15 में अधिकार है कि भेदभाव नहीं है, 16 में अधिकार है कि समान अवसर चाहिए, 17 में अधिकार है कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए, 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, 19 में बोलने की, घूमने की, व्यवसाय करने की, कहीं बसने की, ये सब स्वतंत्रता दिया गया हुआ है। 20 में भी है, ऑफेंस होता है तो कन्विक्शन से सुरक्षा दिया गया है। 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार। 21A में आपका शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। 22 में गिरफ्तारी से बचाव का अधिकार दिया हुआ है। 23 में कोई आपको इन्फोर्स लेबर की तरह काम नहीं करवा सकता या मानव तस्करी, मानव दुर्व्यवहार से बचाया गया है। 24 में बच्चों को बाल श्रम से बचाया गया है। 25 में, 26 में, 27 में, 28 में धर्म से संबंधित छूट दिया गया है। 29-30 में माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक को अपने बहुत सारे अधिकार दिए गए, शैक्षणिक, कल्चरल और एजुकेशनल अधिकार तो बहुत दिए गए। लेकिन अगर ये अधिकार छीना जाए किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, आपके पड़ोसी के द्वारा, सरकार के द्वारा, तब क्या करेंगे? तब क्या है? अधिकार तो बहुत मिल गया मुझे, लेकिन ये अधिकार अगर कोई ले ले हमसे और हमें अपने अधिकार का उपयोग ना करने दिया जाए, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 अगर नहीं होता तो समझ लीजिए कि सारा अधिकार पड़ा का पड़ा रह जाता, धरा का धरा रह जाता, उसका उपयोग नहीं हो पाता। भैया अगर यह अधिकार नहीं मिला तब क्या करेंगे? तब आर्टिकल 32 को देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। अगर किसी भी अधिकार का हनन हुआ तो आर्टिकल 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बोले हैं कि आर्टिकल 32 में इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा गया? आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज कॉल्ड दिस आर्टिकल द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके तहत 5 तरह के रिट दिए गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि संविधान की आत्मा क्यों कही गई है? जैसे कि देख लीजिए, हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना? मानव के साथ ऐसे ही होता है। मृत्यु जब आ जाती है, बोलते हैं ना शरीर से आत्मा निकल गई, तो सारा शरीर वैसा ही पड़ा रहता, हाथ वैसा ही रहता, पैर वैसे ही रहता, शरीर के एक भी हड्डी कम नहीं होती या मांसपेशियां कम नहीं होती, कुछ नहीं, लेकिन पड़ा रहता, कोई काम का नहीं, कुछ बोल नहीं पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल आत्मा निकल जाएगी। तो मात्र आत्मा निकलने से जितने भी अंग भगवान के द्वारा दिया गया है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार अगर आर्टिकल 32 को हमारे फंडामेंटल राइट से या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए तो हजारों लाखों अधिकार दिया हुआ उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको आत्मा कहा गया, इसीलिए इसको आत्मा कहा गया। तो है क्या भाई आर्टिकल 32 में ऐसा जिसकी वजह से हम इसको आत्मा कहेंगे? संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों कहा है? ऐसा है क्या? तो इसमें आदेश है। क्या है? आदेश। हमारे संविधान के संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, है ना? एक राष्ट्रपति की भी बात करते हैं, वो तो कार्यपालिका के प्रमुख है। न्यायपालिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट को नहीं मिलता है, हमें हनन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे आर्टिकल नंबर 32 का उपयोग करते हुए, और वहां से सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश देगा। क्या आदेश देगा? जिस तरह के फंडामेंटल राइट का हनन हुआ रहेगा उस तरह का आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, और वो आदेश के माध्यम से नीचे वाले अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, मशीनरी, सरकार, गवर्नमेंट, संस्थाएं, जो भी जिसके लिए आदेश पारित होगी वो फंडामेंटल राइट को प्रदान करेगा। यानी कि वो जो गैर कानूनी तरीके, गैर संवैधानिक तरीके से कुछ कार्य करता होगा उसको रोकेगा, और उसी में हमारा फंडामेंटल राइट आ जाएगा कि भैया फंडामेंटल राइट सुरक्षित हो जाएगा। तो क्या क्या है 5 प्रकार के रिट्स, ये हम लोग देखते हैं। चलिए, ये 5 प्रकार के जो रिट है जिसको आदेश, अदालती आदेश के रूप में जानते हैं, तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। इसके तहत क्या है? इट इज इशूड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन हु थिंक दैट he has been illegally detained in this the court order to detention officer to
प्रोड्यूस दैट पर्सन इन द कोर्ट। सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना लेके चले जाए कि मुझे जो है बंदी कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस अपने डिटेंशन में ले लिया है, उसके बदले में कोई जाकर बोल दे। एक मूवी आई थी ना, बहुत अच्छी मूवी है, वकील का पावर दिखाया गया है, कोर्ट का पावर दिखाया गया है उसमें, जय भीम मूवी देख लीजिएगा। उसमें अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है या पुलिस के अलावा कोई भी बाहुबली टाइप का आदमी अगर अरेस्ट कर लेता, पकड़ लेता है, बंदी कर लेता है, तो वो तो पूरी तरह से गैर कानूनी हो गया। लेकिन पुलिस अगर कानूनी तरीके से भी पकड़ के अरेस्ट कर लेता है और ये फरियाद लेके कोई चले जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट आदेश जारी करेगा कि भैया कोर्ट के सामने प्रेजेंट कीजिए उसको। आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए, एक्सक्लूडेड जर्नी टाइम, और उसके मनपसंद वकील से मिलने की इजाजत दीजिए और उनको कारण भी बताइए क्यों आपने अरेस्ट किया है। तो दिस इज द हैबियस कॉर्पस, एक पहला रिट जिससे आर्टिकल 22 के तहत सुरक्षा मिलता है। दूसरा है परमादेश, जैसे मैंडामस। इसमें क्या बोला गया है? आज्ञा पत्र किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है, क्योंकि सारी मशीनरी के माध्यम से हमारी सरकारी सुविधाएं हमारे तक पहुंचते हैं, हमारे राइट्स हमें जो है उनके माध्यम से मिलते हैं। तो कोई अधिकारी अपना काम सही तरीके से अगर नहीं कर रहा है और उसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है और हम कोर्ट में पहुंच गए, तो कोर्ट आदेश देगा, भाई किस लिए पद पे बैठे हो, जनता के सेवक हो आप, जनता की सेवा करने के लिए है, उसको वो सुविधा दीजिए, या उसके उस फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, जाकर देखिए क्या समस्या है। तो ये मैंडामस के तहत कोर्ट का रिट आदेश जारी होगा। तीसरी बात करते हैं प्रतिषेध। अगर एक आज्ञा पत्र में न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देगा, अपने अंडर वाले न्यायालय को आदेश देगा कि इस केस की कार्रवाई अपने यहां पर ना करे, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो उनके अधिकार से, प्रतिषेध का मतलब कोई भी अधिकारी हो सकता है, अधीनस्थ न्यायालय हो सकता है, जो के अंडर अगर उसके कार्य क्षेत्र से बाहर कोई कार्य है तो कोर्ट आदेश देगा, भाई तुम्हारे लिमिट में नहीं है, चाहे तुम्हारा कार्य क्षेत्र में नहीं है, तुम इस पे काम मत करो, इसे आगे बढ़ाओ। जो अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, जो न्यायालय उसके लिए नियुक्त किए गए हैं, वहां पहुंचाइए। जैसे फंडामेंटल राइट का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनता है, और जिला कोर्ट अगर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय अगर देखने लग जाए तो उसको रोका जा सकता है, बोला भाई हाई कोर्ट में भेजिए या सुप्रीम कोर्ट में भेजिए। दैट इज द मैंडामस, प्रतिषेध। उत्प्रेषण में क्या बोला गया है कि इसमें आदेश आएगा कोर्ट का कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि अपने यहाँ जो लंबित मामला है, लंबित पड़े मुकदमों को न्याय निर्णय हेतु वरिष्ठ न्यायालय में भेज दीजिए। अगर नीचे के कोर्ट में कोई मामला काफी लंबा से फंसा हुआ है और फंडामेंटल राइट से संबंधित मामला है, तो आदेश जाएगा कि भैया वरिष्ठ अपर कोर्ट में भेजिए, आपसे ना हो पाएगा, है ना, ठीक है। और इसी तरह जो है पांचवा रिट जो है अधिकार परीक्षा, दैट इज नोन एज को-वारंटो के नाम से। इसमें पूछा जाता है न्यायालय किसी पदाधिकारी से उसके कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करने के अधिकार के बारे में पूछ सकता है। दो चीजें यहां पर, एक है प्रतिषेध जिसमें न्यायालय को रोका जाएगा अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने की वजह से कि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम मत कीजिए, और यहां पर अधिकार परीक्षा पदाधिकारी से पूछा जाएगा कि क्या फलाना काम आपके अधिकार क्षेत्र में था, आपने इंटरफेयर क्यों किया। समझ रहे हैं? ऐसा ही एक एग्जाम्पल, मैं ट्रेन में आ रहा था, देखा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही लड़ने की क्षमता भी रखता है। एक आरपीएफ का जवान जो है ना, किसी व्यक्ति से कुछ बहस हो गया, पता नहीं, वो बोला टिकट दिखाओ, और वो आदमी भी तहस में आ गया। एक्चुअली आरपीएफ वाले गलत तरीके से उससे बात किया था, तो बोला कि टिकट आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। तो बोला क्यों नहीं दिखा सकते, मेरा चेक करने का राइट है। बोलता हाँ, विशेष कंडीशन में आपका चेक करने का अधिकार है, टीटी देखेगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। बस हो गई। फिर वो टीटी को लेके आया, टीटी को दिखलाया। तो मतलब समझिए, अगर आप कानून की जानकारी रखते हैं ना तो आपके बहुत सारे राइट हैं। हालांकि आरपीएफ वगैरह को भी टिकट देखने का अधिकार है, चेकिंग करने का अधिकार नहीं है ना, चेकिंग प्रॉपर टीटी की तरह करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो जांच पड़ताल के हिसाब से कर सकता है। तो अधिकार परीक्षा में है, कोई अधिकारी अगर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है जिससे किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो वैसे में न्यायालय उससे पूछेगा कि भैया ऐसा क्यों किया, सजा भी देगा उसको, और उसको फिर उसके जिसका अधिकार का हनन हो रहा उसका जो है
पूर्ति भी करेगा कि भैया अधिकार इसका हनन हो रहा है, इसको जो है कॉम्पनसेशन दिया जाए या उसको न्याय दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार की बात। तो इस तरह से ये पांचों से देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण से आर्टिकल नंबर 22 एक्सप्लेन हो रहा है कहीं ना कहीं। परमादेश से, रीट से क्या हो रहा, ऑर्डर से क्या हो रहा, बाकी सारे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सारे जो है ना, ये इससे काम हुआ जा रहा है, इसमें इससे प्रोटेक्ट हो रहा है। प्रतिषेध से नीचे वाले न्यायालय में अगर कुछ हनन होता है फंडामेंटल राइट का, तो उसको बचाव हो रहा है। उत्प्रेषण से मतलब कि न्याय में देरी ना हो या गलत तरीके से न्याय ना हो, इसका भी ख्याल है। और यहां पर अधिकार परीक्षा से आर्टिकल 22 का हम लोग देख लिए। तो अगर ये सारे अधिकार हटा दिया जाए, यानी कि ये पूरा आर्टिकल ही 32 हटा दिया जाए, तो क्या लगता है फंडामेंटल राइट रहने का कोई मतलब होगा? कोई अगर सुरक्षा ही नहीं रहेगी, ये सुरक्षा है फंडामेंटल राइट के, आपके प्रोटेक्शन है एक तरह से आर्टिकल 32, इसे हटा दिया जाए तो बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ये सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इसे हटा दिया जाए तो पूरा संविधान, पूरा फंडामेंटल राइट का कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा। तो अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप जरूर पूछिए, हम क्लियर करेंगे, जल्दी ही क्लियर करेंगे। और कोई भी टॉपिक से समस्या होती है तो भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।